विद्यार्थी आशा करते हैं कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, आपकी पढ़ाई मस्त चलती होगी और आपको विदित होनी चाहिए कि हम आपके लिए प्रयास कर रहे हैं। सही सटीक प्रश्नों के माध्यम से हम आपको 2023 के प्रश्नों के माध्यम से हम आपको बता दें एमपी आबकारी आरक्षक भर्ती परीक्षा हेतु PYQ प्रश्न चला रहे हैं, वो भी 2023 भर्ती के, जो आपको 2025 एग्जाम होने वाला याद रखेंगे जुलाई के महीने में। इस परीक्षा में आपको 100% आपको सहयोग करने वाला ये प्रश्न, और एग्जामिनर जो होता है पेपर पढ़ने वाला वो 2023 मतलब पिछले ईयर के प्रश्नों को अवश्य देखता है, उसी पैटर्न फॉलो करता है और उसके अकॉर्डिंग आपको प्रश्न बना के देता है। याद रखें, अभी मैंने 20 फरवरी के, 21 फरवरी के, 22 फरवरी के और 23 फरवरी के हम वीडियो बना चुके हैं। आप जाके देखना चाहेंगे देख सकते हो, पढ़ना चाहते पढ़ो, विजिट करो। आपको बता दें एमपी आबकारी आरक्षक PYQ कक्षा 2025-26 के नाम से प्लेलिस्ट बना है, जहां पर आप जाके पढ़ सकते हो। इस शिफ्ट का इस तारीख का हमने 20 प्रश्नों का जीके जीएस कवर करा चुके हैं। अब 15 प्रश्न आपको बचे साइंस के, और बाकी आप पता है किस प्रकार का पैटर्न एग्जाम का रहता है हम बता चुके हैं वीडियो के माध्यम से, और आप पता होनी चाहिए। हम मैथ्स का और रीडिंग का वीडियो अब फिलहाल बंद कर रहे हैं, बाकी वीडियो बन के हो चुका है, आप जाके समझे देखें। और रही बात यहाँ पर, अभी सिर्फ आपको जीके जीएस और साइंस ही अल्टरनेट जीके जीएस साइंस का वीडियो मिलेगा, क्योंकि हम आपको बता दें एनटीपीसी तैयारी हेतु तत्पर लग चुके हैं। अभी इस चक्कर से थोड़ा विराम लेते हैं आबकारी का, मैथ रीजनिंग का। चलिए दिखाते हैं शिफ्ट तारीख का साइंस के प्रश्न किस प्रकार से आए थे। चलिए, आप साइंस को पता है आपको 21 नंबर से लगा कि आपको 35 तक एमपी आबकारी मिलेगा, और हर भर्ती परीक्षा में आपको साइंस काम देगा। जो भी हम पोर्शन पढ़ा रहे हैं याद रखें, जरूरी है कि सिर्फ जिस भर्ती का उसी में काम दें, ऐसा बिल्कुल नहीं है। 21 प्रश्न हमें कहता, देखिएगा, डाउन सिंड्रोम का वर्णन सबसे पहले किसने किया था। मतलब डाउन सिंड्रोम एक आपका बीमारी याद रखेंगे जिससे हम डिसऑर्डर कहते हैं, मतलब जिन्हें अनुवांशिक रोग कहा जाता है डाउन सिंड्रोम को। इसको सर्वप्रथम किस व्यक्ति ने बताया था। ऑप्शन पहला आप देख पा रहे, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, लेग डन डाउन। और क्या, लेग डन डाउन, इन्हीं के नाम पर फिर क्या पड़ गया, उस बीमारी का नाम पड़ गया डाउन सिंड्रोम। ठीक है, क्योंकि उनका नाम पीछे आप देख पा डाउन लिखा है, और डाउन सिंड्रोम आप समझ पा गए। और लेग डन डाउन ने ही क्या किया था, इस बीमारी को पहले बताया था, याद रखेंगे। और लास्ट तक देखिएगा, एनटीपीसी ग्रुप डी में भी साइंस का प्रश्न आएगा, और आप पता 25 नंबर का प्रश्न आने वाला ग्रुप डी में, तो वहां पर आपको बहुत सहयोग करेगा। और वन रक्षा क्षेत्र के पहले वन MPSI MP प्लस कांस्टेबल समस्त भर्ती परीक्षाओं में मध्य प्रदेश में तो काम देने वाला। 22 प्रश्न कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन फूलों के खिलने के लिए मदद करता है। जैसे मनुष्य की बॉडी की बात करें या कोई भी पादप की बात करें, हर चीज़ के लिए अलग अलग हार्मोन जिम्मेदार होता है। उसी प्रकार से आपको बता दें, जो पादप होता है, जो फूल होता है, फूल के खिलने के लिए ऑप्शन नंबर डी आपका हार्मोन क्या है, फ्लोरिजेन। नाम से आप समझ पा रहे होंगे। इसके पहले भी आपको बता दें, जो पैटर्न आप समझ पाओगे, सिस्टमैटिक शिफ्ट बाय डे बाय जो प्रश्न का पैटर्न आ रहा है वो बिल्कुल सेम आ रहा है। अगर आप पढ़ोगे सिस्टमैटिक, देखोगे प्ले लिस्ट में जाकर, तो समझ जाओगे यहाँ बिल्कुल सही बात कह रहे हैं, और आप समय रहते हुए आप पढ़ सकते हो उन टॉपिकों को। तो फ्लोरेजिन एक प्रकार का हार्मोन है जो पौधों में फूल खिलने के लिए अति आवश्यक होता है, ये जिम्मेदार होता है। अगला प्रश्न आप देख पा रहा हूँ, शिफ्ट वही तारीख वहीं चल रही 23। पॉजिट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, याद रखें। अब आपको बताऊं, जो प्रश्न कॉन्सेप्ट रही बात, या इस प्रकार के प्रश्न हमें पहले भी पूछते आ रहा है, तो पॉजिट्रॉन का द्रव्यमान पूछा, याद रखेंगे। ऑप्शन ए, ऑप्शन देख पाएंगे आप लोग, ऑप्शन सी आप देख पा रहे होंगे, इलेक्ट्रॉन के समान होता है। ठीक, याद रखेंगे क्या, जो पॉजिट्रॉन होता है, याद रखें। जैसे आपको पता परमाणु तो आप जानते होंगे, तो इस प्रश्न में हमें ये समझ में आ रहा है परमाणु का संरचना खोज किसने किया है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, पॉजिट्रॉन, इन सब के बारे में आपको डिटेल पढ़ना पड़ेगा। हम आपको जीके जे साइंस के प्रश्न दिखा रहे हैं, मैथ रीडिंग का बंद है फिलहाल अभी आबकारी का, क्योंकि एनटीपीसी के कवर कराने वाले हैं, और बाकी कवर तो हो चुका है। रेलवे भर्ती परीक्षा, एनटीपीसी ग्रुप डी, आरपीएफ कांस्टेबल की लिस्ट नाम से आप हमें जाकर विजिट कर सकते हो, पढ़ सकते हो, समझ गए। चलिए, और रही बात यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के समान उनका कह रहा है द्रव्यमान रहता है, पॉजिट्रॉन का जो नाभिक में उपस्थित होते हैं परमाणु में। चलिए, 24 नंबर का प्रश्न कहता है, अधिकांश पाचन क्रियाएं कहाँ होती। जैसे पाचन क्रियाएं मनुष्यों में होती है कि नहीं, आप जानवरों में होती है, तो आपको पूछ रहा है अधिकांश, तो याद रखें छोटी आंत में। छोटी आंत में सबसे अधिक पाचन क्रिया होती है, और पाचन क्रिया का इसके पहले प्रश्न पूछा था, पाचन क्रिया का सबसे बड़ा अंग कौन सा है, वो भी छोटी आंत याद रखेंगे। ठीक है, और पाचन क्रिया का शुभारंभ याद रखेंगे मुंह से होता है, लार
एंजाइम की शुरुआत याद रखिएगा, ये भी प्रश्न बनता है। छोटी आंत सबसे बड़ी पाचन अंग होता है और अधिकांश पाचन क्रिया यहीं संपन्न होती है। चलिए, शानदार प्रश्न पूछ रहा है। सिस्टमैटिक शिफ्ट बाय बाई आप देखोगे तो पल्ले पढ़ने लगेगा। 25 नंबर का प्रश्न कहता है बकमिनिस्टर फ्लोरीन का एक एलोट्रॉपिक रूप है। तो बकमिनिस्टर फ्लोरीन का एक एलोट्रॉपिक रूप पूछ याद रखेंगे तो ये आपका केमिस्ट्री का प्रश्न है। आपको तीनों प्रश्न यहाँ मिलेंगे, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, पर्यावरण, सब मिलेगा। ऑप्शन ए, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है कार्बन। कार्बन का क्या है, कार्बन आपका क्या है, ये एलोट्रॉपिक रूप है। किसका? बकमिनिस्टर फ्लोरीन का एक कार्बन एलोट्रॉपिक रूप है। चलिए नेक्स्ट, थोड़ा कुछ प्रश्न हार्डली भी होते हैं, कुछ इजी भी याद रखेंगे। और अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे 26 नंबर का प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन सा कथन कार्बन यौगिक के लिए आमतौर पर सही है। जैसे आप पता होगा कि कार्बन यौगिक होता है सबका केमिस्ट्री में अपना अपना गुण, जैसे एलिमेंट होते हैं सब मेटल, नॉन मेटल, मेटल, इन सब का अपना गुणधर्म होता है। उसी प्रकार से जो कार्बनिक यौगिक होते हैं उनका भी अपना अपना गुणधर्म होता है। तो कौन सा सही है पूछ रहा, ऑप्शन ए गलत है, आप पढ़ लीजिएगा, बाकी ऑप्शन पढ़ता नहीं हूँ गलत वाले को। ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी बिल्कुल राइट याद रखें कि कार्बनिक यौगिक होते हैं विद्युत के कुचालक होते हैं, उनके अणुओं के बीच प्रबल आकर्षण बल नहीं होता है, जल्दी से वो विखंडित या टूट जाते हैं। क्यों? आकर्षण बल तो होता है जिस कारण बंधे होते हैं यौगिक कहलाते हैं। अब आकर्षण बल लेकिन बीच क्या होता है, प्रबल नहीं होता है, मजबूती से नहीं बंधे होते हैं और विद्युत के कुचालक होते हैं। चलिए ऑप्शन डी आप राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न आप देख रहे हैं 27 नंबर का प्रश्न हमें कहता है, देख पा रहे हैं आप लोग, निम्नलिखित में से कौन सा मेटलाइड यौगिक एंटी पैरासिटिक दवाओं के रूप में उपयोग किया जाता है। तो एंटी पैरासिटिक दवाओं के रूप में उपयोग होने वाला मेटलाइड यौगिक का नाम बताओ के याद रखेंगे। तो यहाँ हमें मेडिसिन का प्रश्न पूछ लिया, याद रखेंगे ऑप्शन बी आपका एंटीमनी। एंटीमनी याद रखें एक प्रकार का आपका एलिमेंट होता है, इसका उपयोग एंटी पैरासिटिक दवाइयों के रूप में किया जाता है। तो बहुत शानदार प्रश्न है, दवाओं का प्रश्न पूछा है, एक बार प्रश्न पूछ लिया समझ जाओ, उसके कॉन्सेप्ट का उसी ढंग का प्रश्न आपको फिर पूछेगा। और शिफ्ट बाय डे बाय देखते रहोगे तो बार बार कहना पड़ता है आपको कि जाके पढ़ो लिखो समझो। आप हम आपके साथ है ना, और यकीन के साथ देखिएगा और 100% गारंटी दे कहते हैं कि ऐसे ही प्रश्न इसी प्रकार के टाइप के या टॉपिक के प्रश्न आएंगे, लिख के रख लीजिएगा। एग्जाम 5 जुलाई से स्टार्ट होने वाला है, मई आधा हो चुका है, जून पूरा बच्चा पढ़ लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा प्रतीकात्मकता के उचित अवरोही क्रम को दर्शाता है। कहने का मतलब ये है कि प्रतिक्रियात्मक मतलब जो क्रियात्मक या इनका जो क्रिया होता है, क्रिया करने का जो गुणधर्म है उसको आरोही क्रम, अवरोही मीन्स होता है, आप समझ पा रहे। एक और क्या होता है, आरोही भी होता है, आरोही पूछ सकता था, अवरोही। तो पूछा है कि जो यहाँ एलिमेंट दिए हुए हैं उनमें से पूछ रहा है जो एलिमेंट है उनकी जो कार्य करने की क्षमता है या कौन अधिक क्रियाशील है नहीं है, उसके आधार पे आपको जमाना सिस्टमेटिक अवरोही क्रम। इसका मतलब है बड़ा से छोटा, बड़ा छोटा छोटा, मतलब अधिक कम 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 कम। तो याद रखें ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट है कि सबसे अधिक क्रियाशील आपका मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, फिर आयरन होता है, जी आपका अभिक्रियाशीलता है। मतलब अवरोही पूछ लिया तो अलग बात है, आरोही पूछ अलग। आरोही में आपको छोटा से मतलब कम से अधिक क्रियाशीलता लेके चलना था, यहाँ आपको अधिक क्रियाशीलता से कम अभिक्रियाशीलता तक लेके चलना है। चलिएगा, तो हमें विश्वास है कि आप प्रश्नों को, टाइपों को या प्रश्न के प्रकारों को समझ रहे हो। नेक्स्ट प्रश्न आप लास्ट तक बने रहें। नेक्स्ट 29 प्रश्न कहता है केंद्रीय गंगा प्राधिकरण, जिसे हम CGA कहते हैं, कब गठित किया गया, याद रखेंगे। तो केंद्रीय गंगा प्राधिकरण जिसका काम है गंगा की देखभाल करना, स्वच्छता साफ करना और उसके लिए तत्पर कार्य करना, तो याद रखेंगे गंगा जो प्राधिकरण, याद रखेंगे 1985 में स्थापित किया गया है। जो गंगा की देखभाल व गंगा के लिए जो भी योजनाएं आएंगी, संचालित होगी, वो सब काम करेगा, है कि नहीं। चलिएगा, तो 1985 में केंद्रीय गंगा प्राधिकरण स्थापना किया गया था। अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे 30 नंबर का, और दुनिया का पहला प्रदूषण मुक्त शहर कहाँ बसाया जा रहा है, रखेंगे। पूरे विश्व की बात हो रही है, विश्व का सबसे मुक्त, किस प्रकार से मुक्त, प्रदूषण मुक्त पहला शहर कहाँ बसाया जा रहा है, बनाया जा रहा है, रखेंगे। ऑप्शन ए आप रख जाएगा मसदर, कहाँ पर, मसदर।
याद रखेंगे। कहाँ शहर कहाँ बसाया याद रखेंगे जी आपका मसदर, आपका जी ऑप्शन है राइट आंसर। और याद रखेंगे मसदर में बसाया जा रहा, और आपकी जिम्मेदारी बनती है कि मसदर किस देश में स्थित, भारत में तो नहीं है, तो आपको बताना है कि दुनिया का भाई सबसे पहला ऐसा शहर बनाया जा रहा है जहाँ प्रदूषण की नाम चीज़ कोई होगी ही नहीं। तो आप सोचिएगा जो फैक्ट होते हैं ना महत्वपूर्ण, उन्हें तो पूछता ही पूछता प्रश्न है कि नहीं। तो मसदर कहाँ पर है आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, पूछ सकता है। 23 की भर्ती थी तो 21 22 का और 23 करंट पर पूछा था, अधिकांश 22 का पूछा था, आपको 24 और 23 का पूछेगा, याद रखें ठीक है। चलिएगा, पर्यावरणीय आपदा के कारण अब अस्थायी रूप से पलायन करने वाले लोगों को क्या कहा जाता है। जैसे कोई पर्यावरण आपदा आ गई, जैसे भूकंप आ गया, बाढ़ आ गया, सूखा आ गया, तो अस्थायी रूप से लोग एक स्थान से दूसरे स्थान चले जाते हैं। जैसे बाढ़ आ गया, किसी का मकान तो उस एरिया में, तो वो चले गए। अब जैसे ही बाढ़ समाप्त हुआ वापस आ गए, उन्हें अस्थायी पलायन कहते हैं। इनको क्या कहा जाता है याद रखें। तो ये आपका पर्यावरण का प्रश्न आया, मैं बताया था इन्वायरमेंटल का प्रश्न भी आएगा। पर्यावरणीय आपातकालीन प्रवासी, प्रवासी मीन्स वो होता है कि अपने स्थान पर परिवेश या परिस्थिति के अनुसार कहीं और चले जाना, फिर वापस आ जाना, ये आपका प्रवासी कहलाता है। लेकिन आपको इसलिए प्रवासी इस ऑप्शन के कहना पड़ रहा है, पर्यावरणीय के कारण आप प्रवासी बने थे, इसलिए पर्यावरणीय आपातकालीन प्रवासी नाम दिया गया। चलिएगा, तो आप समझ पा रहे होंगे, सीख पा रहे होंगे। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, 23 नंबर का प्रश्न हमें कहता है, सॉरी 32 नंबर का प्रश्न कहता है, माफी चाहेंगे इस बात को। चलिए, और प्रश्न कहता है उस गैस का नाम बताएं जो सौर ऊर्जा का एक बड़ा प्रतिशत अवशोषित करता है। जैसे सौर परावैज्ञानिक आपको क्या करता है, प्रोवाइड करवाता है बहुत भाई। सूर्य से विटामिन डी मिलता, याद रखेंगे, जो बहुत लाभदायक होता है विटामिन डी, जिसे हम कैल्सीफेरॉल कहते हैं रासायनिक नाम, जिससे ऑस्टियोलॉजी और अनेक बीमारी होती है हड्डी संबंधित। तो गैस का नाम बताना जो ऊर्जा का सबसे बड़ा भाग को अवशोषित करता है, वो ऑप्शन आप ओजोन, क्योंकि ओजोन का जो फॉर्मूला था O3 होता, याद रखेंगे। ऑक्सीजन के 3 अणु आपस में मिलेंगे तो O3 बनाएंगे, और यही ओजोन कहलाता है ओजोन। ओजोन एक गैस है जिसका नाम O3 है, और ओजोन परत मतलब होता है जो O3 है, ऑक्सीजन की 3 अणु आपस में मिलकर ओजोन गैस बना रहे हैं, इनका एक अपना परत है, ठीक है, वायुमंडल में। जी परत क्या करती है, सूर्य से किरणें आती है ना, परावैज्ञानिक किरण, जिसे हम अल्ट्रावायलेट कहते हैं, जो बहुत हानिकारक होती है मनुष्य के लिए और प्रकृति जीव के लिए, उन किरणों को जो क्या करते हैं अवशोषित कर लेता है, ठीक है, और पृथ्वी पर आने नहीं देता है, जिस कारण से हम इस परावैज्ञानिक किरणें जैसे अल्ट्रावायलेट किरणें, जिसे हानिकारक किरणें कहते हैं, उसके प्रभाव से हम बच जाते हैं भाई, है कि नहीं। चलिएगा, चलिए अगला आप आंसर समझ पाए होंगे मुझे उम्मीद है। ओजोन जो गैस होती है जो सूर्य के अधिकांश भाग को अवशोषित कर लेती है, और ऑप्शन आप देख पा रहे होंगे। और अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे 33, याद रखें माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किस वर्ष और किसके द्वारा की गई थी, आपको पता होनी चाहिए। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, याद रखें 1857 में कोलिकर द्वारा, याद रखें। माइटोकॉन्ड्रिया जिसे हम कोशिका का पावर हाउस कहते हैं, क्योंकि कोशिकाओं को ऊर्जा चाहिए वो सब माइटोकॉन्ड्रिया इकट्ठा करके रखता है और आवश्यकता के अनुसार उन्हें ऊर्जा प्रदान करता है, जिस कारण से कोशिका का पावर हाउस या ऊर्जा घर माइटोकॉन्ड्रिया कहा जाता। और इसकी खोज याद रखें 1857 में कोलिकर द्वारा किया गया। तो इस प्रकार से आप प्रश्नों को समझ लीजिएगा कि खोजकर्ता व खोज कब हुआ, ये आपको प्रश्न बनने वाला है। अगला प्रश्न आप एक बार होंगे यहाँ पर 33 नंबर का प्रश्न 34 नंबर का कहता है बड़े शहरों में मुख्य स्रोतों से आने वाले वायु प्रदूषण का 80% तक खालिस्तान है, मतलब जो एयर पोल्यूशन हो रहा है, ठीक है, हवा, उसका 80% मुख्यतः क्या चीज़ याद रखेंगे। तो ऑप्शन आप देखेंगे डी राइट हो जाए, ऑटोमोबाइल्स याद रखेंगे। ऑटोमोबाइल्स ऑप्शन के अनुसार ध्वनि विस्तारक अंतर, घरेलू धुआं, धुंध, रेडियोधर्मिता। ऑप्शन डी आपका हो जाएगा ऑटोमोबाइल से जो आपके शहरों, बड़े बड़े शहर होते हैं, बड़े उद्योग होते हैं, फैक्ट्रियाँ होती हैं, जिनसे लगभग 80% जो प्रदूषण फैल रहा है वो ऑटोमोबाइल के कारण फैल रहा है, याद रखें, समझ गए। चलिएगा, तो दिल्ली में तो अभी कोहरा छाया हुआ भाई प्रदूषण के कारण। तो आप देख पा रहे होंगे 35 नंबर का प्रश्न, जेट विमान उड़ान भरते समय कितनी आवृत्ति की ध्वनि उत्पन्न करते हैं, बहुत शानदार प्रश्न पूछा है। और जिन्हें हम लड़ाकू विमान भी कह सकते हैं, लड़ाकू विमान होते हैं, जेट विमान होते हैं, इनके बारे में पूछ रहा है। जेट विमान
उड़ान भरते समय कितनी आवृत्ति, और ध्वनि को आवृत्ति से मापा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन आप देख पाएंगे ABCD, तो आंसर आपका राइट हो जाएगा 150 dB, ठीक है। और इतना आवृत्ति के साथ उड़ान भरते समय उनका आवाज़ आता है, किसका, जेट विमान का। तो मुझे उम्मीद है कि आप इस वीडियो को समझे होंगे और मैं शायद आपको सहयोग कर पा रहा हूं। तो इस वीडियो के माध्यम से हमने आपको टॉप साइंस के 15 प्रश्न कवर कराया है, जो आपको NTPC और ग्रुप डी में आपको NTPC और याद रखें ग्रुप डी में आप काम देने वाला है। वन रक्षा, क्षेत्ररक्षक, जलपहरी, MP आबकारी आरक्षक, MP पुलिस कांस्टेबल और MPSI और अदर भर्ती परीक्षाएं जो SSC की, रेलवे की, बैंक की है और SSC GD MTS सब में काम देने वाला। और आप बता दें हम NTPC ग्रुप डी के लिए भी अभी तो NTPC ग्रुप डी के लिए संयुक्त तैयारी चालू, याद रखें, जिसमें आपको बता दें हम NTPC के लिए फिलहाल मैथ्स का वीडियो, रीजनिंग का वीडियो और GK GS का और साइंस का वीडियो कवर करा रहे हैं। और अभी थोड़ा बंद हो गया था आपका एक चक्कर में, तो 70 से 80 वीडियो वहाँ पर अपलोड हो चुके हैं, आपको बता दें। और इसकी एग्ज़ाम है जो आपके 5 जून से स्टार्ट होने वाला है, 5 जून से। तो उसकी तैयारी आप बेहतर करना चाहते हो पिछले ईयर के प्रश्नों के माध्यम से, तो हमसे जुड़ सकते हो, पढ़ सकते हो, मैं आपके साथ हूँ। और रेलवे भर्ती परीक्षा, NTPC ग्रुप डी, RPF कांस्टेबल करके प्लेलिस्ट डाला, जहाँ पर हम कांस्टेबल के लिए पढ़ाए थे, जिस प्रकार के प्रश्न वैसे ही प्रश्न आए थे। और आपको बता दूं, अगर हमारी बातों को मानते हो CBT 1 आप आराम से क्रैक कर जाओगे, जी मैं आपको गारंटी करके 100% गारंटी देता हूँ। बात मानना पड़ेगा, लेकिन तब काम बनेगा। हम ऑफलाइन क्लास भी संचालित करते हैं, तो समय निकाल कर आप जैसे बच्चों को सहयोग करने हेतु हम आपको ऑनलाइन रिकॉर्डेड वीडियो भी अपलोड कर रहे हैं। चलिएगा, थैंक यू फॉर वाचिंग। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर करें। और आपको पहले बता चुका हूँ मैं, मैथ्स का और रीडिंग का वीडियो अभी अपलोड नहीं हो पाएगा, क्योंकि हम अभी आबकारी का बंद करके मैथ्स रीजनिंग की बस बात करें। GK साइंस अल्टरनेट, GK साइंस कंटेंट चलता रहेगा। बाकी NTPC के हिसाब से आपको चारों पोर्सन कवर होंगे, GK और रीजनिंग और मैथ्स तीनों पोर्शन रहता है। GK में तो कंप्यूटर साइंस पूरा एक साथ कंबाइन हो जाएगा। चलिए, थैंक यू फॉर वाचिंग। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन दबा लें, जिससे आपके पास नवीनतम जानकारी जल्द पहुंच जाए। और आपका सहपाठी के पास भी जानकारी साझा करें, जिससे वो भी पढ़ सके, आप भी पढ़ सके, हम आपके साथ हैं। और मेहनत तो करना पड़ेगा मेरे भाई, बिना मेहनत के काम बनने वाला नहीं है। चलिए।